सैटरडे की क्लास क्या फिर नहीं रखें? ये लड़कियां बता रही इनकी तीज है पता नहीं क्या। चलो छोड़ो इस सैटरडे क्लास। छोड़ो छोड़ो, सही है। अब नाटक ही सही, छुट्टी करनी पड़ेगी। चलो नॉन वर्नेट वर्ब स्टार्ट करते हैं। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। देखो, मोहन प्लांट गोइंग देयर टू मीट हिज फ्रेंड। सम पीपल ट्राइड टू जंप ऑफ द मूविंग ट्रेन। अब देखो, ये जो दोनों सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब तो ही है प्लान्ड, और यहां पर है मेन वर्ब ट्राइड। इसके बाद में जो वर्ब्स लिखी गई हैं, मतलब और जो वर्ब्स हमने सेंटेंस में लिख रखे हैं, वो मेन वर्ब्स नहीं है। जैसे जो जंपिंग लिखा है ना, मेन वर्ब नहीं है। ये जो जंपिंग है वो इस प्लान्ड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि व्हाट मोहन प्लान्ड, व्हाट डिड ही प्लान, तो उसका रिप्लाई आ गया गोइंग। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा द पीपल ट्राइड, व्हाट डिड दे ट्राई, तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया टू जंप। एक काम करना है, इसको प्लान्ड की जगह ना कैंसल कर दो। ठीक है, अब ये जो गोइंग है वो कैंसल्ड का ऑब्जेक्ट है, और ये जो टू जंप है ये ट्राइड का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं अभी दो वर्ब और लिखी हुई है, एक यहाँ पे लिखी है टू मीट और एक यहाँ पे लिखी है मूविंग। ये जो मूविंग वर्ब हमने लिखी है ना, ये इस ट्रेन का डिस्क्रिप्शन है। ट्रेन नाउन है, और ये नाउन का डिस्क्रिप्शन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन। ठीक, मतलब एडजेक्टिव है। अच्छा, ये जो टू मीट हमने लिखा है, ये जो गोइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है मेन वर्ब के लिए, उसका एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब वाई का रिप्लाई है। इन्फिनेटिव का यूज हम पर्पस शो करने के लिए करते हैं। तो कुल मिला के जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें ये कैंसल्ड मेन वर्ब है और ये ट्राइड मेन वर्ब है। उसके बाद में जो गोइंग है, टू मीट है, मूविंग है, टू जंप है, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब मेन वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस कैसे करते हैं समझ लेना। फाइनाइट वर्ब्स है मेन वर्ब सेंटेंस की वो वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके अलावा जितनी भी वर्ब सेंटेंस में यूज होती हैं वो सारी नॉन फाइनाइट होती हैं। मतलब मेन वर्ब कैंसल्ड हो गई, मेन वर्ब ट्राइड हो गई, इनको छोड़ दो तो अब जो वर्ब्स बचेंगी वो सारी नॉन फाइनाइट होंगी। अभी जो मेन वर्ब्स होती हैं इनके यूजेस हमने टेंस में पढ़े। ठीक है, आगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, वॉइस में पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर में भी पढ़े। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ यूजेस आज हमें सीखने हैं। सबसे पहले तो इनके एक और टाइप समझ लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब की ये फॉर्म होती है, टू प्लस बेस फॉर्म। हालांकि ये काम तो कई तरीके से करते हैं, लेकिन मेन मतलब मेनली एडजेक्टिव नाउन्स के तरीके से यूज होते हैं। इट एक्ट्स एज अ नाउन। दूसरा जेरेंड। जेरेंड वर्ब की एनजी फॉर्म होती है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नाउन।
उसके बाद में फिर कुछ नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल्स, जो ना इन्फिनेटिव होती है ना जेरेंड होती है, और इन्हें कहा जाता है पार्टिसिपल्स। दीज एक्ट एज एडजेक्टिव्स, दीज एक्ट एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स वो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में एडजेक्टिव्स के तरीके से करते हैं। तीन होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे। एक पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे। और एक कंप्लीशन शो करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, इनके भी काफी ऐसे यूजेस होते हैं जो हमारे कंपटीशन के सिलेबस में आते हैं। अब देखो, इनकी शुरुआत हम लोग करेंगे जेरेंड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ जेरेंड्स। देखो, जेरेंट्स का यूज हम करते हैं सेंटेंस में एज ए नाउन। किस तरीके से इसका यूज एज ए नाउन होता है, एक एग्जांपल से समझ ले पहले। स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेस कैंसर एंड ही सक्सीडेड, लिखना है, क्या लिख दिया ये, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग दम। अब यहाँ देखो, ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा कॉजेस कैंसर, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट बताना क्या है। व्हाट कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग है सिगरेट्स, स्मोकिंग। ये जो एक्शन है ना, इट कॉजेस सिगरेट्स, मतलब कॉजेस कैंसर। तो ये जो हमने स्मोकिंग लिखा है वर्ड, ये हमारे उस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नाउन है। अगर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज हम एज ए नाउन करने लग जाए तो ये जेरेंड है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन प्रिपरेशन लिखी है, और इस इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कन्विंसिंग है। अगर कन्विंसिंग इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो जेरेंड हो गया। तो ये जो कन्विंसिंग यूज किया है, स्मोकिंग यूज किया है, ये हमारे जेरेंट्स हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स। एक चीज और समझ लेना, नॉन फिनाइट वर्ब सेमी वर्ब्स होते हैं। सेमी वर्ब्स का मतलब इनमें जो वर्ब के फीचर्स होते हैं वो भी होते हैं, बस ये मेन वर्ब नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे मेन वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है ना, कैंसर। ये जो कैंसर है ना, ये ऑब्जेक्ट है इस मेन वर्ब का, कॉजेस का। और ये जो सिगरेट्स है, ये ऑब्जेक्ट है इस नॉन फिनाइट वर्ब जेरेंड का। तो जिस तरीके से हम मेन वर्ब्स के साथ में उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, उनके लिए एडजेक्टिव एडवर्ब्स यूज करते हैं, उसी तरीके से नॉन फिनाइट वर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो सिगरेट्स है, ये नॉन फिनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन फिनाइट वर्ब मेन वर्ब का अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। और उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो कैंसर है, मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से हम देख रहे हैं जो कन्विंसिंग है, यहाँ पे ये इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो देम है वो कन्विंसिंग का अपना ऑब्जेक्ट है। तो जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं वो सेमी वर्ब्स होती हैं, दे कैन हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब जेरेंट्स पे बेस हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखो, द मैन डिडंट अप्रूव ऑफ didn't approve of them staying there. The man did not approve of them staying there. क्या मतलब होता है अप्रूव ऑफ का? अबे अप्रूव ऑफ का क्या मतलब होता है? तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो कह पाते हो अपने को कि स्टूडेंट हो?
अप्रूव का मतलब होता है वेरीफाई करना, किसी चीज को ओके करना। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अपनी सहमति देना, लेट समथिंग हैपन। अप्रूव ऑफ समथिंग मीन्स टू लेट समथिंग हैपन, किसी चीज को अपनी रजामंदी देना, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करना, होने देना जो हो रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया द मैन डिडंट अप्रूव ऑफ, अगर हमने यहाँ पे अप्रूव ऑफ लिख दिया तो इसका मतलब द मैन डिडंट ऑब्जेक्ट टू, कि उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मतलब होने दिया जो भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा जो उसने होने दिया होगा? देम या स्टेइंग? स्टेइंग। जब वर्ब का मीनिंग पता होगा अप्रूव ऑफ का मीनिंग क्या है, तो ये भी जान जाओगे कि इसका ऑब्जेक्ट ये स्टेइंग है, न कि देम। अच्छा, जब ये जान जाओगे कि स्टेइंग ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी बदल जाएगा जेरेंड है। क्या हमने पहले कभी ऐसा पढ़ा है कि जेरेंड से पहले नाउन प्रोनाउन पजेसिव केस में यूज करने चाहिए एज अ डिटर्मिनर? जरूरी पड़ा होगा प्रोनाउन में। अब पजेसिव केस लिखो जो कि देयर होता है। देखो, जब तक सिंपल वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होंगे, ये सब पढ़ना लिखना बेकार हो जाता है, ठीक है। पता नहीं बात समझ में आती नहीं कि तुम ढीठ इतने हो, मानते नहीं हो। छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं है, लैंग्वेज के यूजर्स परेशान करेंगे हमेशा। होगा कुछ, तुम समझोगे कुछ। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमें ऐसे लिखना पड़ेगा द मैन डिडंट अप्रूव ऑफ देयर स्टेइंग देयर, ठीक है। अब अप्रूव ऑफ जो ऑब्जेक्ट वर्ब है हमारी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया स्टेइंग। अगर स्टेइंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये देम तो हमने अननेसेसरली यूज कर रखा है, इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो या तो हम इसे रिमूव कर दें, या फिर हम ये मान लें कि जो देम है ना वो डिस्क्रिप्शन है स्टेइंग का। अगर ये डिस्क्रिप्शन है स्टेइंग का जो कि यहाँ पे नाउन है, तो फिर हम इसको डिटर्मिनर बना के लिखेंगे, देयर होता है डिटर्मिनर। एक और एग्जांपल देखो। यू टेलिंग लाइज हैज enraged द मैनेजर। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक प्रेडिकेट हैज enraged द मैनेजर। एनरेज का मतलब क्या होता है? अबे एनरेज का मतलब क्या होता है मूर्खों? हाँ? क्या करना? आखिर ठीक है, ये बाकी भी तो यहाँ पे भात खाने आए हैं मुखर्जी नगर में। इन्होंने भी तो घर वालों को यही बता रखा होगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। एनरेज मीन्स टू मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देना। अब जैसे यहाँ पे हमने हैज एनरेज द मैनेजर प्रेडिकेट लिख दिया। अब हमें बताइए जो प्रेडिकेट है ना, इसका सब्जेक्ट अगर हम वर्ब सिंगुलर लिख रहे हैं तो ये टेलिंग लाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर यू सब्जेक्ट होगा ना तो इसको हैव लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर टेलिंग लाइज हमारा सब्जेक्ट है जो कि है भी, तो फिर ये जेरेंड हो गया। अब अगर ये जेरेंड हो गया तो इससे पहले हमें पजेसिव केस का डिटरमिनर लिखना पड़ेगा जो कि योर होता है, न कि यू। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, योर टेलिंग लाइज हैज एनरेज्ड द मैनेजर, ठीक। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है और फिर से देखो एक बार समझा दिया। यूज पजेसिव केसेस विद जेरेंड्स। अगर हम कभी कोई जेरेंड यूज करें और उसके साथ हमें कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े, तो जेरेंड चूंकि नाउन होता है ना, तो उस दूसरे नाउन या प्रोनाउन को उसके साथ में पजेसिव केस में डिटरमिनर बना के लिखना। अब ये जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है या एप्लीकेशन है लैंग्वेज का, इसको हमने प्रोनाउन चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर तुम्हें लगता है जरूरी है सीखना समझना, तो वहीं से अपना रिवाइज करना, और नहीं हो जरूरी तो छोड़ो, क्या हेडेक लेनी। ठीक है, तो एक तो जेरेंड पे ये क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, ये सब हमने बहुत डिस्कस कर रखे हैं। जब लास्ट टाइम डिस्कस किए होंगे तो वहां पे कम से कम 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, ठीक है। तो ये तो अपना वहीं से रिवाइज कर लेना। और जेरेंड पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको देखो यहीं से समझ लेते हैं। आर पेरेंट्स objected to objected to join that campaign. Our parents objected to join that campaign. अब देखो ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है ना, समझना तो खैर यही है, सही है गलत है, लेकिन इससे पहले एक दो छोटी चीजें और समझ लेना। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वी वांट टू गो देयर।
दूसरा हमने लिखा वी ऑब्जेक्ट टू गो देयर। अब देखो ये जो वांट हमने वर्ब लिखी है ना, ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। व्हाट और होम का रिप्लाई जिन वर्ब्स का जरूरत पड़ जाए वो ट्रांसिटिव होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होती है इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब तुम में से जिसे पहले पता हो ठीक है, जिसे ना पता हो आगे हमेशा ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिसएग्री। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिसएग्री। तो जिस तरीके से एग्री और डिसएग्री इंट्रांसिटिव वर्ब होती है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ठीक है, तो इस टू गो को हम इन्फिनिटिव माने क्या माने हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, ये जो टू गो है इसको हम इन्फिनिटिव मान लेंगे और ये इन्फिनिटिव डायरेक्ट इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर इस टू गो को हम इसका इन्फिनिटिव मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव होती है ना, तो हमने पढ़ा कि इंट्रांसिटिव प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती है। तो ये जो टू है ना, ये प्रिपोजिशन है। अच्छा, ये हमने पहले कई बार पढ़ा होगा, अगर किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बना के लिखना पड़े तो उस वर्ब को जेरेंट फॉर्म में लिखा करो, तो इसको ऐसे लिखो गोइंग। अब ये सेंटेंस भी सही हो गया जब हमने गोइंग देयर लिखा। अच्छा, वो तो पहले से ही सही था। वी वांट टू गो देयर एंड वी ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर। अब यहाँ पे हमें समझना ये कि जो टू वहां भी लिखा यहाँ भी लिखा, तो एक जगह हमने उसके बाद गो लिखा, एक साथ हमने उसके बाद जगह गोइंग लिख दिया। ये जो डिफरेंस है इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लिखते हैं जब हमें इन्फिनिटिव फॉर्म करने हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि टू हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, एक प्रिपोजिशन भी होती है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स भी लिखते हैं, ठीक है। अब हमने लिखा आई वॉन्ट टू रेस्ट, तब तो हम ये कह देंगे इन्फिनिटिव है। लेकिन अगर मैं कह दूं आई वेंट टू दिल्ली, तब तो ये टू प्रिपोजिशन है क्योंकि दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि टू का यूज हम दो पर्पज के लिए करते हैं। एक तो हम इसका यूज करते हैं तब जब हमें इन्फिनिटिव्स बनाने हो, दूसरा हम इसका यूज तब भी करते हैं जब हमें कभी इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखना हो रिलेट करने के लिए। अब अगर टू प्रिपोजिशन होगा और इसके बाद वर्ब लिखोगे तब तो लिखनी पड़ेगी जेरेंट फॉर्म, लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे इन्फिनिटिव बनाने के लिए तब लिखनी पड़ेगी बेस फॉर्म। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमने किस लिए यूज किया। तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि जो वर्ब यूज होती है ना, उस वर्ब को रिप्लेस करके देखो किसी नाउन या प्रोनाउन से। जैसे हमने लिखा आई वांट टू गो देयर, अभी जो गो देयर वर्ब है ना, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह कोई नाउन लिख दो, दिस पॉलिसी लिख दो, यू लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो दिस पॉलिसी जो है ना ये नाउन है, यू जो है ये प्रोनाउन है। अगर हम गो देयर को रिमूव कर दें और उसकी जगह दिस पॉलिसी या यू लिख दें, ये टू की हमें जरूरत तब भी पड़ेगी, आई ऑब्जेक्ट टू दिस पॉलिसी, आई ऑब्जेक्ट टू यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे, प्रिपोजिशन लिखनी ही पड़ेगी। तो अगर इस टू का यूज हमें दिस पॉलिसी के साथ भी करना पड़ेगा, यू के साथ भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये टू प्रिपोजिशन है, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटिव होता तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अगर इसका नाउन या प्रोनाउन लिख रहे हो तो ये प्रिपोजिशन है, अगर ये प्रिपोजिशन है तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिख दो गोइंग। अब यही काम हम यहाँ पे करके देखते हैं। गो देयर हमने लिखा, इस गो देयर को हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन लिख देते हैं, दिस बुक, यू। अब अगर हम यहाँ पे यू लिखें जो कि एक प्रोनाउन है, या दिस बुक लिखें जो कि एक नाउन है, तो उस टू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस बुक ऑब्जेक्ट बन जाएगा डायरेक्ट इस वांट वर्ब का, और यू भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वर्ब का। तो ये टू हमें तब नहीं लिखने पड़ेंगे जब हम यहाँ पे दिस बुक और यू लिखेंगे। तो इसका मतलब टू प्रिपोजिशन नहीं, क्योंकि अगर ये प्रिपोजिशन होता है ना तो दिस बुक और यू दोनों के साथ लिखना पड़ता है। अगर ये केवल गो के साथ लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए लिखा गया। अगर इन्फिनिटिव बनाने के लिए लिखा गया तो ये सही है, अगर प्रिपोजिशन था तो ये गलत है। तो जो टू के साथ वर्ब लिखी होती है ना, उसको किसी नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस करके देख लिया करो। अगर लगे कि नाउन या प्रोनाउन लिखने पर भी उस टू की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो टू प्रिपोजिशन ही होता है। अगर लगे कि जब नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तब इस टू का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसका मतलब फिर वो टू यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं है। ये जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ना, आर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू ज्वाइन दैट कैंपेन। अगर मान लो हम यहाँ पे ज्वाइन ना भी लिखें, ये टू तब भी लिखना पड़ेगा। तब क्या होगा, वो कैंपेन जो है ना वो इस टू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दैट कैंपेन। तो अगर दैट कैंपेन के साथ भी ये टू लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव नहीं बना रहा है, ये प्रिपोजिशन है। अगर ये प्रिपोजिशन है और इसके बाद किसी वर्ब को लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखो,
द मेंबर्स वर opposed टू कॉल द पुलिस। अब देखो जैसे हमने ये लिखा, मेंबर्स वर opposed टू द टू कॉल द पुलिस। अगर मान लो हम यहाँ पे टू कॉल द पुलिस ना लिखकर यहाँ पे कोई और सिचुएशन लिखें, दैट डिसीजन, देखो इस टू की जरूरत पड़ेगी या नहीं? द मेंबर्स वर अपोज दैट डिसीजन या अपोज टू दैट डिसीजन? टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि जो अपोज हमने यूज किया ना, ये प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, एडजेक्टिव है जो कि मेंबर्स के लिए यूज हो रहा है, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो जो भी हम नाउन या प्रोनाउन रिलेट करेंगे इस एडजेक्टिव से, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो टू हमने कॉल के साथ लिखा है ना, यही टू हमें इस दैट डिसीजन के साथ भी लिखना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि दैट डिसीजन तो नाउन है, अगर नाउन के साथ टू लिख रहे हो तो इसका मतलब टू इन्फिनेटिव तो बना नहीं रहे, तो प्रिपोजिशन हो गया। अब जब पता ही चल गया ये प्रिपोजिशन हो गया, तो ये जो वर्ब है ना, इसको जेरेंट फॉर्म में लिखो, कॉलिंग। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, द मेंबर्स वर अपोज टू कॉलिंग द पुलिस। देखो बात सीधी सी है, जब भी हम टू को एज अ प्रिपोजिशन यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखना। अब जैसे ये अपोज टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऐसे कुछ और भी कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे हम टू को एज अ प्रिपोजिशन यूज करते हैं, तो उनके बाद वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखना। यूज जेरेंट नॉट इन्फिनेटिव with the following phrases. Look forward to, be opposed to, be averse to, be used to, be accustomed to, be given to, taken to, prefer to, object to, have objection to, confess to, admit to, in addition to, with a view to, addicted to, pay attention to। अब देखो ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज फ्रेजेस हैं जहां पे हम टू का यूज एज अ प्रिपोजिशन करते हैं। पहले से समझ लेना, ये टू इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के इन्फिनेटिव बनाना। ये टू इसलिए लिखा गया क्योंकि एक प्रीपोजिशन है जो इन वर्ड्स के बाद हमेशा यूज होती है, चाहे कोई नाउन लिखो, चाहे प्रोनाउन लिखो, चाहे वर्ब। अब जब वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना।
अब देखो समझना, बी लुक फॉरवर्ड टू का मतलब टू वेट फॉर समथिंग गुड होता है, ठीक है, वेट अनएक्सेसली। बी अपोज टू का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट होना होता है। बी अवर्स टू का मतलब भी यही होता है, ये अपोज्ड और अवर्स दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। बी यूज टू, बी अकस्टम टू, ये हमने पहले भी मॉडल्स में पढ़ रखे हैं कि इनमें जो टू हम लिखते हैं प्रिपोजिशन होती है। गिवन टू, टेकन टू का मतलब भी यही होता है, मेक अ हैबिट, किसी चीज का आदी हो जाना या कोई आदत डाल लेना। दे हैव टेकन टू स्मोकिंग, दे हैव टेकन टू डूइंग योगा, ऐसे। प्रेफर टू को अपने एक एग्जांपल से समझना। वी प्रेफर डैश रीडिंग टू राइटिंग, टू राइट देन टू रीड, टू राइट टू रीड, और राइटिंग देन रीडिंग। अब देखो ये जो देन हम यूज करते हैं ना, ये कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के साथ में यूज होने वाला कंजंक्शन है। अब यहाँ पर हमने कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिख रखी, कंपेरेटिव डिग्री छोड़ो, हमने कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी नहीं लिख रखा। ये जो प्रेफर है ये वर्ब होती है, क्योंकि अब वर्ब होती है तो इसके साथ ये देन तो आने से रहा, ये दोनों ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। अच्छा, दूसरी बात, जैसे जब हम प्रेफर का यूज करते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो ये जो हमने कॉफी वर्ड लिखा है ना, नाउन है। नाउन का मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट है और नाउन है तो इसका मतलब टू प्रेपोजिशन है। तो ये जो हम प्रेफर के साथ टू यूज करते हैं ना, प्रेपोजिशन होती है। अगर ये प्रेपोजिशन होती है तो इसके बाद वर्ब की हम बेस फॉर्म तो लिख नहीं पाएंगे, तो ये टू रीड भी गलत हो गया, ये आंसर। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बी प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जेरेंड हैं। तीसरा एग्जांपल देखो, दे प्रेफर्ड, they prefer to singing old songs, they prefer to singing old songs। ए पहलवान, पीछे बैठे थे उसको जगाइयो, व्हाइट शर्ट, बताइए सेंटेंस सही है गलत। वो बेटा जान गया, वो बोलेगा। अबे ये दे प्रेफर टू सही है गलत। हाँ, 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 सही पड़ोसी। हाँ, तुम दोनों कुटोगे, बदतमीज है ये सब। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, ये जो हमने लिखा है ना, टी और कॉफी, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनमें जो टी है ना, ये प्रेफर का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। ये टू का ऑब्जेक्ट है, प्रिपरेशन का। तो इससे एक चीज समझना कि प्रेफर वर्ब जो होती है ट्रांसिटिव होती है। ये जो हमने रीडिंग और राइटिंग लिखे ना, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। रीडिंग ऑब्जेक्ट है वर्ब का, राइटिंग ऑब्जेक्ट है प्रिपोजिशन का। तो अगर ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव होती है, तब तो फिर हमें टू नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर हम टू सिंगिंग लिखेंगे तो टू को प्रिपोजिशन मानना पड़ेगा, वर्ब तो ट्रांसिटिव है, तो ये टू हटा लो। और ये जो सिंगिंग जेरेंड है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक चीज यहाँ पे और समझ लेना, वो जो हम टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिना प्रिपोजिशन के लिखा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जब भी हम किसी चीज को प्रेफर करते हैं ना, तो उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस किससे की जा रही है, ये शो करने के लिए हम वहां पे टू प्रिपोजिशन लिखते हैं। अगर मान लो हम इसका यूज ना करें और केवल इतना लिखें, आई प्रेफर टी, तो ये कोई प्रिपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो हमने टू सिंगिंग लिखा ना, गलत है। हालांकि हम इसको सही कर सकते थे टू को, लेकिन तब हमें इसको इन्फिनिटिव बनाना पड़ता। अब होता क्या है, ये जो प्रेफर वर्ब है, लव वर्ब है, हेट वर्ब है, लाइक वर्ब है, अडोर वर्ब है, बिगिन है, स्टार्ट है,
ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव या जेरेंड। तो या तो इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट बनाओ, दे प्रेफर्ड टू सिंग, या जेरेंड को ऑब्जेक्ट बनाओ, दे प्रेफर्ड सिंगिंग। एक चीज और ध्यान देना, ये जो वर्ब्स है ना, इनके साथ हम इन्फिनेटिव या जेरेंड ऑब्जेक्ट तो किसी को भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये खुद कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना हो। फिलहाल में से ये 5 वर्ब्स जो है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो नहीं सकती क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, तो इनका तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं। इन दोनों का अपना ध्यान रखना कि अगर बिगिन और स्टार्ट वर्ब खुद कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तब तो इनके बाद इन्फिनेटिव लिखना, अदरवाइज इनके साथ इन्फिनेटिव या जेरेंड जो मन में आए वो लिखना। उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्शन टू लिखा है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब होती है, ऑब्जेक्शन नाउन होता है, मतलब दोनों का सेम होता है, आपत्ति करना। और दोनों के साथ जो हम टू लिखते हैं प्रिपोजिशन होता है। कन्फेस टू का मतलब होता है मान लेना कोई गड़बड़ वगैरह किया है। एडमिट टू का मतलब भी यही होता है, जैसे हमने लिखा ही एडमिटेड टू हेल्प द क्रिमिनल्स। और दूसरा हम लिख दें ही एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं ही एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, तो हमें पता है हिज इन्वॉल्वमेंट जो नाउन है ना, हमें इसके साथ में प्रिपोजिशन टू लिखनी पड़ेगी क्योंकि एडमिट वर्ब भी इंट्रांसिटिव भी होती है, ठीक है। एडमिट टू समथिंग का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो ये जो हमने लिखा ना टू हिज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये इस टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कन्फेस टू का मतलब भी यही होता है, कन्फेस कर लेना, ठीक है। तो जब ये पता चल गया कि हिज इन्वॉल्वमेंट जो नाउन है उसके साथ भी टू लिखना पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो हम एडमिट के साथ टू लिख रहे हैं प्रिपोजिशन है। अगर ये प्रिपोजिशन है तो वर्ब जेरेंड फॉर्म में लिख दो हेल्पिंग। तो लिखो ही एडमिटेड हेल्पिंग द टू हेल्पिंग द क्रिमिनल्स। उसके बाद में इन एडिशन टू आ गया, वो टू प्रिपोजिशन होता है। इन एडिशन टू गोइंग देयर दे हेल्प्ड हिम, विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद अ पर्पस ऑफ। उसके साथ जो हम टू लिखते हैं ये भी प्रिपोजिशन ही होता है। एक देखो किसी पेपर में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। अब देखो इंसल्ट वर्ड जो होता है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, इंसल्ट नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। ये सेंटेंस जस्टिफाइबल हो सकता है अगर हम इसको केवल यहीं तक लिखें, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट, तब हम ये मान लेंगे कि इंसल्ट जो है वो नाउन है और टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम देख रहे हैं इंसल्ट के बाद हमने एक प्रोनाउन लिख रखा ऑब्जेक्टिव केस में मी, तो इसका मतलब ये इंसल्ट नाउन नहीं है वर्ब है। वो अलग बात है कि मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन है वर्ब क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है। अब जब पता चल गया ये वर्ब है और टू प्रिपोजिशन के साथ इसका यूज कर रहे हो तो जेरेंट फॉर्म में करो इंसल्टिंग। तो इसको ऐसे लिखो, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग में। विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद अ पर्पस ऑफ। एडिक्टेड टू का मतलब लती होना होता है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग गैम्बलिंग वगैरह वगैरह। ये टू प्रिपोजिशन है, अगर वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना। पे अटेंशन टू में जो हम टू लिखते हैं ये भी प्रिपोजिशन होता है, ही पेड नो अटेंशन टू शाउटिंग। अब अपने ध्यान रखना आगे ये। अगली नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दो इन्फिनेटिव। देखो जो इन्फिनेटिव्स होती हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हम नाउन के तरीके से ही यूज करते हैं, हालांकि हमेशा ये नाउन के तरीके से नहीं यूज होते, लेकिन ज्यादातर इनका यूज सेंटेंस में नाउन के तरीके से ही होता है। जैसे हमने लिखा वी वांट टू मीट हिम,
और हमने लिखा वी वेंट टू मीट हिम। देखो एक और लिख देते हैं। दे आर टू मीट हिम। अब यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया टू मीट हिम, यहाँ पर भी यूज किया टू मीट हिम, और यहाँ पर भी यूज किया टू मीट हिम। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो वांट है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, वेंट इन ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव है तब तो हम ये मान लेंगे कि जो टू मीट हमने यूज किया ये इन्फिनेटिव है और डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया का मतलब ये नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर टू मीट को हम इन्फिनेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये इन्फिनेटिव होता तो ये वर्ब ट्रांसिटिव होती। ठीक है, मतलब नाउन नहीं मान सकते, इन्फिनेटिव तो है ही। खैर ये यहाँ पे वाई का रिप्लाई है, वी वेंट वाई, तो ये वाई का रिप्लाई है, तब तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। तो ये वाला इन्फिनेटिव जो है ये एडवर्ब है, ये वाला इन्फिनेटिव नाउन है। तो इन्फिनेटिव ऐसा नहीं केवल नाउन का ही काम करते हैं, वी कैन यूज देम फॉर मेनी पर्पज, मतलब कई तरीके से उनका यूज कर लिया जाता है। अब इसमें आ जाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वर्ब हमने लिखे ना लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और हमें पता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं। अगर हम इस टू इन्फिनेटिव को यहाँ पे नाउन माने तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन और ये नाउन सेम नहीं है। ये पर्सन है, ये एक्शन है, तो ये सेम तो है नहीं, तो हम इसे नाउन नहीं मान पाएंगे। हम इसे इसका डिस्क्रिप्शन मानेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन मानोगे तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो कुल मिला के जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वी कैन यूज देम फॉर मेनी पर्पज इन द सेंटेंस। वी कैन यूज देम एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, एज अ नाउन, जैसे चाहे वैसे यूज करो। तो जब हम ऐसे लिख देंगे वी आर टू मीट हिम, तो ये टू मीट इन्फिनेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर हम लिख देंगे वी वेंट टू मीट हिम तो ये एडवर्ब हो गया, और अगर हम लिख देंगे वी वांट टू मीट हिम तो ये नाउन हो गया। खैर ये इन्फिनेटिव के यूजेस हो गए सेंटेंस में कि किस तरीके से हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब इस पे बेस्ड हमारे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस देखो। द मैन मेड हिज फ्रेंड्स टू एग्री विद हिम। दूसरा, दे वॉच द मैन। एक काम करना, वॉच्ड के अलावा कुछ और लिख लेना, लेट लिख दो। दे लेट द मैन टू स्टे देयर। अब वॉच लिखो। ही वॉच्ड समवन टू स्विम देयर। He watched someone to swim there. देखो इन सेंटेंसेस में अंडरलाइन जो पार्ट है सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। समवन ऑब्जेक्ट है, द मैन ऑब्जेक्ट है, इज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो हमने इन्फिनेटिव्स लिखे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो वाई का रिप्लाई तो है नहीं। वाई का रिप्लाई नहीं होने की वजह से वो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा वो एडवर्ब नहीं है, हो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं सकते, क्योंकि मेड है, लेट है और वॉच है, ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, इनके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आता है जो हमने पहले से ही लिख दिया। समवन लिख दिया, द मैन लिख दिया, फ्रेंड्स लिख दिया। तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव्स ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही एडवर्ब है। अब इनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, और वास्तव में कॉम्प्लीमेंट ही है। जैसे कि हमने जब कॉस्टिव वर्ब पढ़ा होगा तो वहां पे एक सेंटेंस पढ़ा होगा, दे मेड हिम हैप्पी, या द मेड हिम टू लाफ। अब ये जो मेक है ना, एक कॉस्टिव वर्ब है। अगर एक पॉजिटिव वर्ब है तो हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो उसमें कॉज किया गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा एडजेक्टिव और यहाँ पे हमने लिखा इन्फिनेटिव। अब होता है कि अगर हमने किसी पर्सन में कोई पर्टिकुलर स्टेट कॉज की तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमने किसी पर्सन में कोई एक्शन कॉज किया तो उसके लिए हमें इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब इन्फिनेटिव होते हैं तो वेयर फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दे मेड हिम लाफ या दे मेड हिम हैप्पी। अब हैप्पी और लाफ दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं। लाफ एक्शन है, हैप्पी स्टेट है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो स्टेट होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम किसी पर्सन में कोई स्टेट कॉज करें तब तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज कर लो, लेकिन अगर हम किसी पर्सन में कोई एक्शन कॉज करें, ठीक है, तो फिर उसके लिए इन्फिनेटिव लिखने पड़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं इन्फिनेटिव तो बेयर फॉर्म में लिखा करो। अब जिस तरीके से यहाँ पे टू लाफ है ना, उसी तरीके से यहाँ पे टू एग्री है, फ्रेंड्स का जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से टू स्टे है मैन का कॉम्प्लीमेंट, और उसी तरीके से टू स्विम है इसका समवन का कॉम्प्लीमेंट, बेयर फॉर्म। तो अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट के साथ में इन्फिनेटिव को लिखें एज अ कॉम्प्लीमेंट तो बेयर फॉर्म में लिखा करो। यूज बेयर इन्फिनेटिव with the following words, with the following words। देखो, let, bid, watch, see, feel, hear, make, help, notice। अब ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इन्फिनेटिव्स लिखने पड़ते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव को बनाओगे तो बेस फॉर्म में लिखना। बेस फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनेटिव होती है, एक ही बात होती है। एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखना है इन सबको लिखने के बाद में, कि इसमें से ये जो हमारी वर्ब्स हैं, वॉच है, सी है, फील है, हियर है और नोटिस है, ये वर्ब्स परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं। नोटिस करना, देखना, सुनना, ये सब हमारा परसेप्शन है। तो ये जो वर्ब्स परसेप्शन की होती है ना, इनके साथ में अगर हम चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं। जैसे स्विम इन्फिनेटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, समवन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें पता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्विमिंग भी लिख सकते थे, मतलब अगर हम स्विमिंग लिख देते तो भी सही होता। अब ये जो स्विमिंग है ना, ये समवन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होती हैं, इनके साथ हम इन्फिनेटिव या जेरेंट कुछ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझना। फोर्थ, वी सॉ द मैन टू क्रॉस द रोड। वी सॉ द मैन टू क्रॉस द रोड। अब देखो, सॉ वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गई और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा मैन। अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव गलत है, या तो इसको लिखो बेयर इन्फिनेटिव क्रॉस, या लिखो इसे क्रॉसिंग। अब ये जो हम क्रॉसिंग लिखेंगे ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो क्रॉस लिखेंगे मतलब क्रॉस लिखेंगे वो भी एडजेक्टिव है, क्रॉसिंग भी एडजेक्टिव है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो है बेयर इन्फिनेटिव। और इनका देखो डिफरेंस भी समझ लेना। सपोज ये एक रोड है और कोई पर्सन इस रोड को क्रॉस कर रहा है। वो पर्सन जब इस रोड को क्रॉस कर रहा था उसी बीच में हमने उसको परसीव किया, मतलब जिस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए लिखना प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रॉसिंग। लेकिन अगर किसी पर्सन ने रोड को क्रॉस कर लिया और हमें ये शो करना है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो फिर लिखना बेयर इन्फिनेटिव। तो जब हम बेयर इन्फिनेटिव लिख देते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल रेफर टू द इनकम्प्लीशन ऑफ द एक्शन। सही दोनों ही होते हैं। वी सॉ द मैन क्रॉस द रोड, तो अगर एक्शन कंप्लीट हो गया जिसको हमने परसीव किया तो बेयर इन्फिनेटिव लिखो। अगर जिस एक्शन को हम परसीव कर रहे थे वो इनकम्प्लीट रहा हो तो फिर जेरंड लिखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। फिफ्थ एग्जांपल देखो, द मैन फेल्ट समथिंग डैश
टू हिट हिम इन द हेड। हेड क्या, हैंड लिख दो, या चलो हेड ही रहने दो। द मैन फेल्ट समथिंग टू क्रॉल ऑन हिज हैंड, या इन द हेड ही लिख दो, छोड़ो इसे भी, ये दोनों सही करो तो एक बार। पहले में क्या लिखा, हिट या हिटिंग? अबे हिट लिखा या हिटिंग? अब जिन्होंने हिटिंग लिख दिया वो हिले हुए हैं। दूसरे में क्या लिखा, क्रॉल या क्रॉलिंग? अब इसमें क्रॉलिंग लिखना। तो कुछ सिचुएशंस तो ऐसी हो सकती हैं जो एम्बिगुअस होंगी, वहां पे जो चाहे यूज करो, लेकिन कुछ बहुत क्लियर होती हैं। ठीक है, हिटिंग जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पता है उसको तभी चलेगा जब एक्शन कंप्लीट हो गया, तो मतलब क्विक एक्शन होता है वो हिटिंग, और मतलब कंप्लीशन साथ ही साथ हो जाता है। क्रॉल जो है वो टाइम टेकिंग एक्शन है। ठीक है, तो जिस समय उसको ये बात महसूस होगी उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट ही रहा होगा। ठीक है, तो क्रॉल जो है वो टाइम टेकिंग एक्शन है, तो उसको तो हमने कंटिन्यू इनकम्प्लीट मान के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जो हिट है वो टाइम टेकिंग नहीं क्विक एक्शन है, तो उसको हमने बेयर फॉर्म में इन्फिनिटिव लिख दिया। सो द मैन फेल्ट समथिंग हिट इन द हेड एंड द मैन फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग इन द हेड। अब ये जो क्रॉलिंग हमने लिखा ये भी समथिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो हिट लिखा वो भी समथिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों एडजेक्टिव है, कुल मिला के बात है। तो एक तो ये बातें ध्यान रखना, दूसरी एक दो छोटी छोटी बातें और। हमने क्वेश्चन लिखा 6-7, द मैन डैश द बॉय लीव द रूम, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, requested, begged. The man does the boy leave the room? Eighth question. We नहीं, चलो, we were made to sign the contract. He will be helped to move the box. Tenth, the man was bidden to remain silent. हे राम दीनदयाल वीर संभारी। अब सबसे पहले 8, 9 और 10 देखना, इनमें भी हमने वही वर्ब यूज की, मेक, हेल्प, बिटन लिख दिया, बिडन लिखना। ठीक है, लेकिन ये वर्ब इस बार पैसिव है। और जब पैसिव में होता है कि जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट पहले ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे थे वो सब्जेक्ट के लिए यूज होने लग गया। अब ये देखो, जो टू सिंग है ना, और ये टू मूव है, और ये टू रिमेन है, अब ये ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट नहीं, अब ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो ये लो इन्फिनिटिव सही भी हो गया। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इन वर्ब्स को पैसिव फॉर्म में यूज करें तो इनके साथ इन्फिनिटिव ही लिखना, यूज इन्फिनिटिव विद पैसिव फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स। अगर हम इन वर्ब्स की पैसिव फॉर्म्स का यूज करें तो इनके साथ इन्फिनिटिव ही लिखना।
अब कौन सी वर्ब एक्टिव होती है, कौन सी पैसिव होती है, इतना तो पहचानते ही होगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आएगा 7 पे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 7 में ना जो ब्लैंक हमें दिया गया इसमें हमें मेन वर्ब का यूज करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी हम मेन वर्ब यहाँ पे लिखेंगे ना उसका जो ऑब्जेक्ट है बॉय, उसके बाद हमने एक बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव लिखा है लीव। अब अगर हम बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव लिख रहे हैं तो इसका मतलब इन्हीं में से एक वर्ब यूज होगी। अब देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दे भी रखी है बेड, तो एक तो आंसर ये ऐसे ही हो गया। दूसरी बात, ये जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और आस्क हमने वर्ब लिखे हैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। क्योंकि ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं तो इनके बाद हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट मान लोगे तो नाउन हो जाएगा, फिर फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे बेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये आस्क और ऑर्डर और रिक्वेस्ट ये वैसे ही गलत थी। तो हमारा आंसर वहां पे हो गया बेड। द मैन बेड द बॉय लीव द रूम। बट पहुंचो ही हो क्या कहते। बाकी तीनों वर्ब्स डाई ट्रांसिटिव होती हैं। ऑर्डर, आस्क, रिक्वेस्ट डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट मान लोगे इन्फिनेटिव को तो नाउन बन जाएगा, फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं ना वो शुरू में वर्ब चैप्टर तक होती है। उस समय तक जो बच्चे एकदम अटेंटिव रहते हैं ना वो अच्छा फायदा लेके जाते हैं। बस दिक्कत हो जाती है कितना भी डांटो खींचो उल्टा सीधा कुछ भी कह लो, लेकिन जो ढीठ होते हैं ना वो मानते नहीं उस समय तक। अच्छा, उस समय तक जो मौज ले लेता है ना फिर बाद में उसके साथ मौज होनी शुरू हो जाती है। अब मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ में कुछ ऐसा हो, इसलिए मैं शुरू से सख्त रहता हूँ, शुरू से खींचता रहता हूँ कि ये पढ़ के आया, रिवाइज करके आया, 7वीं 8वीं किताब ली कि नहीं ली। नहीं तो मेरी क्या गरज है, बढ़िया डेमो में पढ़ाओ, अच्छा एडमिशन करवा लो, खत्म करो झंझट। और क्या। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, लास्ट में फिर इसका चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब बच्चे ढीठ होते हैं, मानते नहीं। तुम कुछ भी कर लो और नानी है, सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। तो ये कहानी होती है। शुरू के जो हमारे बेसिक्स होते हैं ना वही सब कुछ होते हैं, सब कुछ वही होते हैं, पूरी लैंग्वेज उसी पे चलती रहती है। लेकिन पता नहीं हम उन चीजों को क्यों नहीं सीखना चाहते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी एंड टू सेटल देयर। द मैन was ready to pay the fine or to get it repaired। अब देखो ये दो सेंटेंस हमने लिखे, दे डिसाइडेड टू गेट टू द सिटी, गो टू द सिटी एंड टू सेटल देयर। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि शहर जाएंगे, वहीं बस जाएंगे। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक एंड कंजंक्शन यूज किया और यहाँ पे एक और यूज किया। ये दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स जोड़ते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना वो ये दो इन्फिनेटिव हैं, एक है टू सेटल और एक है टू गो टू द सिटी। अच्छा, यहाँ पे भी जो हमने और का यूज किया वो दो इन्फिनेटिव जोड़ने के लिए ही यूज किया। एक इन्फिनेटिव है टू गेट इट रिपेयर्ड और दूसरा है टू पे द फाइन। अगर हम कभी किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट का ही यूज करना पड़ेगा जब भी इन्फिनेटिव जोड़ोगे। अगर हम कभी किन्हीं दो इन्फिनेटिव को किसी कंजंक्शन से जोड़ें तो बाद वाले को बेयर फॉर्म में लिखा करो, पहले वाले के साथ उसका टू कॉमन हो जाता है। तो उसको ऐसे लिखो, दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी एंड सेटल देयर। द मैन वॉज रेडी टू पे द फाइन और गेट इट रिपेयर्ड। If two infinitives are joined with a conjunction, if two infinitives are joined with a conjunction, अगर हम कभी किन्हीं दो इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ दें, देन यूज द लेटर वन विदाउट टू। लेटर का मतलब बाद वाला, तो फिर जो उनमें से बाद वाला होता है वो बिना टू के लिखा करो। अगर हम किन्हीं दो इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ दें तो पहले वाले के साथ टू लिखो, लेकिन बाद वाले के साथ मत लिखो। इसी बात को देखो एक दूसरे एग्जांपल से देखना अप्लाई करके।
they found it much easier much easier to pass the buck eh, to accept the blame। आज ही तीज मना लोगे हैं? They found it much easier to pass the buck than to attend the blame, accept the blame। पास द बक का मतलब क्या होता है? तुम कौन से वाले हो, बातों वाले या दूसरे वाले? हाँ, बातों वाले भूत हो या दूसरे वाले? दूसरे वाले हो, चलो सही है। दूसरे वाले कौन से होते हैं? फोन वाले, व्हाट्सएप वाले? अब देखो यहाँ पे हमने देन यूज किया, ये भी कंजंक्शन होता है, कंपेरेटिव डिग्रीज का लिखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हम कंजंक्शन के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं ना, वो ये दो हैं, एक है टू पास इन्फिनेटिव और एक है टू एक्सेप्ट, ये भी इन्फिनेटिव। तो कोई भी कंजंक्शन अगर हम यूज करेंगे, चाहे वो देन हो चाहे कोई भी हो, तो उसको बेयर फॉर्म में ही लिखना। यूज बेयर इन्फिनेटिव विद द कंजंक्शन देन, यूज बेयर इन्फिनेटिव विद द कंजंक्शन देन। तो अगर हम देन कंजंक्शन के बाद में कभी इन्फिनेटिव लिखेंगे तो लिखा उससे पहले भी जरूर होगा। तो जब पहले भी लिखा होगा बाद में भी लिखोगे तो बाद वाला बेयर फॉर्म में लिखना। दे फाउंड इट मच इजियर टू पास द बक। पास द बक का मतलब होता है जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देना, अपनी गलती दूसरे के सर मढ़ देना। तो दे फाउंड इट मच इजियर टू पास द बक देन एक्सेप्ट द ब्लेम। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी। आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी। अब यहाँ देखो, हमने देन के बाद में एक अटेंडिंग वर्ड यूज किया, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब तो होने से रही। अगर हम देन के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी जरूर जिससे इसका कंपैरिजन हो रहा होगा। ये रही वो दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब, टू डू। अब हम देख रहे हैं टू डू है इन्फिनेटिव, अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो फिर उसको भी इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखो, चूंकि ये पहले वाला इन्फिनेटिव है वो बाद वाला है तो बेयर फॉर्म में लिखो। ये आंसर। तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंड द पार्टी। तो एक इन्फिनेटिव हो गया टू डू, एक हो गया टू अटेंड, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, बाद वाले को बेयर फॉर्म में लिख दिया। और देखो, they need not they need not to call on them। call them क्या है? him। how dare he to blame our friends। how dare he to blame our friends। अब देखो ये हमने पहले पढ़ा होगा कि अगर हम नीड और डेयर के बाद नॉट लिख दें तो ये मॉडल्स होते हैं, या हम इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो भी ये मॉडल्स होते हैं। अच्छा, मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो। बेस फॉर्म और बेयर इन्फिनेटिव एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो टू है ना ये रिमूव कर लो, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है तो इसको अपना ध्यान रखना है, केवल रिवीजन के लिए लिखा है। दे नीड नॉट कॉल ऑन हिम, हाउ डेयर ही ब्लेम आवर फ्रेंड्स। you had better you had better told us the truth। .
we would rather not to miss the party. अब देखो ये जो वुड रादर है ना, ये मॉडल ऑफ प्रेफरेंस होता है, मतलब ये मॉडल फ्रेज होती है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेफरेंस शो करते हैं। अच्छा, हैड बेटर भी मॉडल होता है, इसका यूज हम करते हैं किसी को कुछ एडवाइस या सजेस्ट करने के लिए, मतलब एक तरीके का स्ट्रॉन्ग सजेशन। अब हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ये सब मॉडल्स होते हैं। चूंकि ये मॉडल्स होते हैं तो इनके साथ भी हमें वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी चाहिए, जैसे नीड और डेयर के साथ लिख दी, तो इन्हें ऐसे लिखो। तो इसको लिखो, यू हैड बेटर टोल्ड अस द ट्रुथ, यू हैड बेटर टेल अस द ट्रुथ एंड वी वुड रादर नॉट मिस द पार्टी। यूज बेयर इन्फिनेटिव with had better, would better, had rather and would rather। ये जो चारों फ्रेजेस यहाँ पे लिखेंगे ये मॉडल्स हैं। हैड रादर, वुड रादर का यूज प्रेफरेंस के लिए किया जाता है और वुड बेटर, हैड बेटर का यूज सजेशन के लिए किया जाता है। तो जैसे बाकी मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म लिखते हो वैसे इनके साथ भी लिखा करो। द मैन हैड his son to post the letter। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, द मैन हैड हिज सन टू पोस्ट द लेटर, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है एक बार पॉजिटिव वर्ब में। ये जो हैज हैव वर्ब होती हैं इनका यूज एक तो हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाना, दूसरा पोजीशन के लिए करते हैं। अब ये जो हैड वर्ब हम यूज कर रहे हैं पोजीशन की वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब पोजीशन की होती ना तो सन के साथ हमें पजेसिव फ्रेज हिज नहीं लिखना पड़ता। अगर हम हिज लिख रहे हैं तो इसका मतलब फिर ये पोजीशन की वर्ब नहीं है। तो अगर ये पोजीशन की वर्ब नहीं है तो ये कॉस्टिव वर्ब है। अब हमने पढ़ा कि जब भी हम हैव का यूज करते हैं किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाने के लिए और हम इसके साथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब का जिसे हमें कॉस्टिव बनाना है डूअर हो, जैसे हिज सन जो है ना वो डूअर है पोस्ट वर्ब का, तो वो वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी। अगर एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी तो बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव लिखना, पोस्ट। हालांकि हमें समझना यही है, लेकिन जो दूसरी बात उस समय डिस्कस की होगी जब भी कॉस्टिव वर्ब पढ़ा होगा उसको भी समझ लेना कि अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, द मैन हैड द लेटर टू पोस्ट, तो अगर हम हैड का यूज करें किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाने के लिए और इसके बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब के लिए जिसे हमें कॉस्टिव बनाना है डूअर ना हो, जैसे लेटर जो है वो पोस्ट वर्ब का डूअर नहीं है। अब चूंकि ये उसका डूअर नहीं है तो वो वर्ब पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी। अच्छा, पैसिव मीनिंग के लिए लिखा करो पास्ट पार्टिसिपल, पोस्टेड। तो ये पहले भी पढ़ रखा है कॉस्टिव वर्ब में, बाकी रिवीजन के लिए एक बार फिर से लिख दिया। यूज बेयर इन्फिनेटिव, यूज बेयर इन्फिनेटिव with the doer object, with the doer object of the causative verb have, of the causative verb have। अगर हम हैव कॉस्टिव वर्ब के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब का जिसे कॉस्टिव बनाना है डूअर हो, तो फिर उसको बेस फॉर्म में लिखना। और अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें हैव के बाद में जो उस वर्ब के लिए जिसे हमें कॉस्टिव बनाना है डूअर ना हो बल्कि कोई और हो, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखना। सो द मैन हैड हिज सन पोस्ट द लेटर, इसका मतलब हो गया उस मैन ने अपने बेटे से सन पोस्ट मतलब वो लेटर पोस्ट करवाया। और द मैन हैड द लेटर पोस्टेड का मतलब उसने वो लेटर पोस्ट करवाया, किससे करवाया वो बताया नहीं।
दे नो टू फ्लाई काइट्स, या टू स्विम। अब यहाँ देखो, हमने लिखा दे नो टू स्विम, और यहाँ पर हमने लिख दिया दे नो डेली। डेली लिख दो, या इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश। और यहाँ पे हमने लिख दिया दे नो मोहन। अब ये जो हमने मोहन इंग्लिश या स्विम लिखा ना, ये सब इस नो वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। इनमें डिफरेंस देखें तो मोहन इज अ पर्सन, इंग्लिश इज अ थिंग, स्विम इज एन एक्शन। तो मोहन जो है वो एक पर्सन है, इंग्लिश एक थिंग है, लैंग्वेज है, तो थिंग कैटेगरी में चली जाएगी। अच्छा, स्विम जो है वो एक्शन है। अब जैसे जब भी हम नो वर्ब यूज करते हैं तो नो का मतलब होता है टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। अब जैसे मोहन है, इससे रिलेटेड कई टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसकी शकल सूरत, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, दुनिया भर की चीजें। तो जो भी एट्रीब्यूट हम मोहन का जानते हैं ना, उसके लिए हम इस नो वर्ब का यूज कर लेंगे। इंग्लिश में भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, इसका ऑरिजिन है, इसका लिटरेचर है, इसकी ऑर्थोग्राफी है, ठीक है, फोनोलॉजी है, दुनिया भर की चीजें हम जो भी जानते हैं तो हम कह सकते हैं वी नो इंग्लिश। अच्छा, टू स्विम जो है एक्शन है। एक्शन में एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है बस, मैनर, कि कोई काम कैसे होता है या कैसे किया जाता है, इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट होता नहीं है। उस एट्रीब्यूट को रेफर करने के लिए यहाँ पे हाउ लिखो। तो अगर हम कभी भी नो वर्ब, लर्न वर्ब या टीच वर्ब के साथ किसी एक्शन को ऑब्जेक्ट बना के लिखें, तो हाउ प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना। वी नो हाउ टू फ्लाई काइट्स, वी नो हाउ टू प्रिपेयर टी, वी नो हाउ टू पास द एग्जाम, वी नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ऐसे। तो नो, लर्न, टीच, अगर इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हम किसी एक्शन को बनाएं तो उसके साथ में हमेशा हाउ का यूज करना। जो हम जानते हैं वो भी मैनर होता है, जो सिखाते हैं वो भी मैनर होता है, और जो सीखते हैं वो भी मैनर ही होता है। तो मैनर के लिए एडवर्ब हाउ लिखा करो। अगला देखो, दे विल नॉट, दे विल नॉट अलाउ योर टू कम लेट एनी मोर। दे विल नॉट अलाउ योर टू कम लेट एनी मोर। अब देखो, ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, दे विल नॉट अलाउ योर टू कम लेट एनी मोर, इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि अलाउ वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो यू को बना लो, मतलब योर के बजाय यू लिख दो। यू जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा अलाउ का, ठीक है। टू कम हो जाएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक। या दूसरा ऑप्शन ये कि अलाउ का ऑब्जेक्ट इस टू कम को ही रहने दो, इन्फिनेटिव को, ठीक है। मतलब इन्फिनेटिव को अगर ऑब्जेक्ट रहने दोगे तो फिर इसको यू लिखना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है कि यू को ऑब्जेक्ट मत बनाओ, ऑब्जेक्ट उस टू कम को मान लो। अगर टू कम को ऑब्जेक्ट मान लोगे, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जेरेंड से पहले पजेसिव केस आते हैं। अब उसी को दूसरे तरीके से कहना पड़ जाएगा कि पजेसिव केस के बाद जेरेंड आते हैं। अगर हमें किसी पजेसिव केस के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी पड़े तो इन्फिनेटिव नहीं, जेरेंड लिखा करो। तो ये उसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका हो गया, यूज जेरेंड्स विद पजेसिव केसेस। तो जिस तरीके से हम पजेसिव केस का यूज करते हैं जेरेंड के साथ में, उसी तरीके से जेरेंड का यूज क्या करो पजेसिव केस के साथ। तो अगर कोई पजेसिव केस का मतलब नाउन या प्रोनाउन लिखा हो और उसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी हो, तो फिर लिखा करो जेरेंड। दे विल नॉट अलाउ योर कमिंग लेट। एक और एग्जांपल देखो, इसी टाइप का मैं लिख देता हूँ। इट्स टू बी
it's to be costly makes people opt its alternatives. अब जैसे हमने ये लिख दिया, इट्स टू बी कॉस्टली मेक्स पीपल ऑप्ट इट्स अल्टरनेटिव्स, कि मान लो कोई चीज महंगी है तो इसकी वजह से लोग उसके अल्टरनेटिव को ऑप्ट कर लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमने इट्स लिखा ना, पजेसिव केस है इट का। अगर ये पजेसिव केस है तो फिर इसके साथ इन्फिनेटिव गलत हो गया, जीरेंड लिखो बीइंग। तो हम इसे लिख देंगे, इट्स बीइंग कॉस्टली मेक्स पीपल ऑप्ट इट्स अल्टरनेटिव्स। तो जिस तरीके से जेरेंड से पहले पजेसिव केस लिखते हो, वैसे पजेसिव केस के बाद में जेरेंड लिखना। अगला एग्जांपल देखो, वी डोंट रिमेंबर टू कॉल दिस पर्सन, कॉल क्या, मीट लिखना, टू मीट दिस पर्सन लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे जो हमने मेन वर्ब यूज किया है उसका टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। लेकिन जो हमने यहाँ पे टाइम फ्रेज उसके लास्ट ईयर वो है पास्ट का टाइम। लेकिन खैर फिर भी ये टेंस गलत नहीं है, सही है। उसकी वजह ये है कि वो जो हमने टाइम लिखा ना लास्ट ईयर, वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइम है, इन्फिनेटिव का। अब देखो, ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी पर्सन से मिले या नहीं मिले लास्ट ईयर, वो उन्हें याद नहीं है। अब वो मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन मिलना नहीं मिलना पास्ट का एक्शन है, याद नहीं होना आपका एक्शन है। तो ये जो इवेंट है जिसको हमने इन्फिनिटी बना के लिख रखा है, वो मेन वर्ड से पहले हो चुका इवेंट है। अगर ये पहले हो चुका इवेंट है तो इसकी परफेक्ट फॉर्म यूज करो। परफेक्ट फॉर्म का मतलब कंप्लीशन होता है। तो इसे ऐसे लिखो, वी डोंट रिमेंबर टू हैव मेट दिस, टू हैव मेट दिस मैन या दिस पर्सन लास्ट ईयर। तो अगर हम कभी इन्फिनेटिव्स का यूज करें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए जो मेन वर्ड से पहले ही हो गया हो, तो फिर परफेक्ट फॉर्म यूज क्या करो, यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। use perfect infinitive to refer to such actions as take place before the main verb। अगर हमें कभी मेन वर्ब के साथ में किसी ऐसे इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ जाए जो उस मेन वर्ब से पहले हो चुका इवेंट हो, तो फिर इन्फिनेटिव को परफेक्ट फॉर्म में लिखना। देखो एक दो एग्जांपल और, द मैन रिपेंटेड टू मिस द अपॉर्चुनिटी। They reported to see the kidnappers of the child। He may be poor now, but he appears to be rich earlier।
अब देखो इन सेंटेंसेस में हमने यहाँ पे मेन वर्ब यूज की रिपेंट, यहाँ पे मेन वर्ब यूज की रिपोर्ट, और यहाँ पे मेन वर्ब यूज की अपीयर्स, और इनके दोनों मतलब तीनों ही मेन वर्ब के बाद में हमने इन्फिनेटिव यूज कर रखे हैं। अब पहले तीसरा वाला एग्जांपल देखना। हालांकि यहाँ पर हमने एक क्लॉज लिख रखी है, मेन क्लॉज, ही मे बी पुअर नाउ, तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि हम आगे कहने क्या जा रहे हैं। लेकिन अगर ये ना भी लिखी होती मेन क्लॉज, तब भी यहाँ पे जो अर्लियर लिखा है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि बीइंग रिच पहले का काम है, दिखाई पड़ना आपका काम है। तो दिख आज रहा है लेकिन अमीर पहले कभी रहा होगा, तो इसका मतलब अमीर होना दिखाई पड़ने से पहले का काम है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर। और खैर अगर हम ये लिख देंगे ही मे बी पुअर नाउ, तो इससे तो ये कंफर्म ही होगा कि अब हम ये मान रहे हैं कि ये गरीब होगा लेकिन पहले कभी अमीर रहा होगा, ये ऐसा दिखाई पड़ता है। तो अमीर अब नहीं है, दिखाई अब पड़ रहा है। तो मेन वर्ब अभी का काम है और इन्फिनिटिव पहले का काम है। इन लोगों ने रिपोर्ट कब किया होगा, किडनैपर्स को देखने से पहले या बाद में? बाद में ही करता है कोई भी रिपोर्ट। तो अगर बाद में रिपोर्ट किया होगा देखने के बाद, तो इसका मतलब जिस समय रिपोर्ट किया होगा उस समय एक्शन कंप्लीट स्टेट में होगा। कंप्लीट स्टेट का एक्शन परफेक्ट फॉर्म, तो इसको लिखो टू हैव सीन। दे रिपोर्टेड टू हैव सीन द किडनैपर्स, तो इसका मतलब उन्होंने किडनैपर्स को देख लिया, उसके बाद में जाके रिपोर्ट किया। तो चूंकि वो काम पहले ही हो गया तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखो। फिर हमने लिखा द मैन रिपेंटेड टू मिस द अपॉर्चुनिटी। रिपेंट इसने कब किया होगा, अपॉर्चुनिटी मिस करने से पहले या बाद में? बाद में। तो इसका मतलब ये काम पहले हो गया होगा, बाद में रिपेंट किया होगा। जब काम पहले हो ही गया तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, हैव मिस्ड। तो अगर हम कभी इन्फिनेटिव का यूज किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए करें जो कि मेन वर्ब से पहले हो गया हो, तो परफेक्ट फॉर्म यूज किया करो इन्फिनेटिव की। द मैन रिपेंटेड टू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अगला देखो, दे डिनाइड डैश द टीवी। दे डिनाइड डैश टीवी। दे वांटेड डैश टीवी। दे एंजॉयड डैश टीवी। टू वॉच, इन्फिनेटिव एक ऑप्शन है और एक है वॉचिंग। देखो ये जो हमने तीनों सेंटेंस लिखे हैं ना, इनमें लिखी गई मेन वर्ब्स जो है वो ट्रांसिटिव है। वांट, डिनाई, एंजॉय, सब ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये जो ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं ना, इन ब्लैंक्स में हमें इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन लिखना है। अब ये इन्फिनेटिव भी नाउन होता है और ये जेरेंट भी नाउन होता है। अब देखो, तो ये जो इन्फिनेटिव होता है, हालांकि एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब होगा तब तो खैर इसकी जगह कोई भी नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर ये नाउन हो तो जेरेंट भी एक मतलब इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं इनका यूज तब क्या करो किसी एक्शन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने के लिए, जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो मेन वर्ब के बाद में होगा, आफ्टर द मेन वर्ब। अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो मेन वर्ब के बाद में होगा, मतलब प्रोस्पेक्टिव इवेंट है, बाद में कभी होगा, तो फिर इन्फिनेटिव। जेरेंड का यूज क्या करो उन एक्शंस को रेफर करने के लिए या उन एक्शंस के लिए जो कि मेन वर्ब के साथ या फिर मेन वर्ब से पहले हो जाते हैं। तो अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को लिखना हो नॉन फिनाइट फॉर्म में मेन वर्ब के साथ में, जो मेन वर्ब के साथ है मेन वर्ब से पहले हो गया, तो फिर जेरेंड यूज करो। अगर बाद में होगा तो इन्फिनेटिव यूज करो। अब देखो ये जो डिनाई वर्ब होती है इसका मतलब क्या होता है? अबे डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। सुधरोगे तो खैर तुम कभी नहीं। डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, किसी चीज को मानना नहीं, मतलब हमने कुछ कर लिया लेकिन हम उसे मान नहीं रहे, ठीक है। तो जो भी हम डिनाई करते हैं ना वो पहले हो चुका इवेंट होता है। मान लो हमने टीवी देख ली लेकिन बाद में किसी ने पूछा तो हमने मना कर दिया। अच्छा, और किसी ने टीवी देखने के लिए कहा और हमने पहले ही मना कर दिया कि नहीं देखेंगे, बुलंद सर,
किसी ने तुमसे कहा कि आ जाओ टीवी देख लो, तुमने कह दिया नहीं मैं तो काम करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो कौन सी वर्ब यूज करोगे, डिनाई या कुछ और? कुछ और? हाँ, कौन सी कुछ और? बाल देखो कैसे मिला के एकदम से मांग खींच के आता है रेडी होके, ठीक है, हाँ। लिपस्टिक बिंदिया सब लगा के, पर पढ़ाई नहीं करनी से। हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात करोगे तो फिर तोते उड़ जाएंगे। एक्टिंग करवा लो। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन भी शर्मा जाएगा इनके आगे। और क्या। अगर हम किसी काम को करने से पहले मना कर दें देन रिफ्यूज, अगर काम करने के बाद मना कर दें तो डिनाई। तो डिनाई और रिफ्यूज दोनों का मतलब मना ही करना होता है, अगर हम किसी काम को करने के बाद मना कर रहे हैं तो डिनाई। तो अगर हम यहाँ पे मेन वर्ड डिनाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो भी एक्शन है जिसको हम डिनाई कर रहे हैं वो पहले ही हो चुका है, ठीक है। वांट जो होता है वो हमारा मतलब विश होती है, वांट जब भी हम कुछ करते हैं तो वो हमारी विश होती है, क्योंकि वो विश होती है तो बाद में ही पूरा हो पाता है वो काम, तो यहाँ पे जो भी हम एक्शन लिखेंगे वो इस वर्ग के बाद में होगा। अच्छा, एंजॉय हम टीवी को तभी तक कर सकते हैं जब तक हम देख रहे हैं, ना देखने से पहले ना देखने के बाद। तो यहाँ पे जो भी हम एक्शन लिखेंगे वो इस वर्ग के साथ में होने वाला होगा। अब साथ में होने वाला होगा तो जेरेंड लिख दो, बाद में होने वाला होगा तो इन्फिनेटिव लिख दो, पहले हो चुका होगा तो फिर इन्फिनेटिव लिख दो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दे डिनाइड वॉचिंग टीवी, दे वांटेड टू वॉच टीवी एंड दे एंजॉयड वॉचिंग टीवी। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर मेन वर्ड से पहले हो चुका एक्शन हो तो हम उसके लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो टू हैव वॉच्ड भी लिख सकते हैं, दे डिनाइड टू हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। इसमें केवल, इसमें टू हैव वॉच्ड या वॉचिंग दोनों आ सकते हैं, इसमें केवल टू वॉच आएगा और इसमें केवल वॉचिंग आएगा। तो मेन वर्ब के साथ का एक्शन केवल जेरेंड, मेन वर्ब के बाद का एक्शन केवल इन्फिनेटिव, मेन वर्ब से पहले का एक्शन या तो जेरेंड या परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ये अपने आप सही करना। You should avoid to make such mistakes. They finished to do homework and went to play. The man claimed to solve the puzzle in record time. Some people complained to get no reply for a long time. We have decided making the system more transparent. My uncle doesn't mind to be disturbed
while reading. They hoped they hoped passing the test easily. I have never experienced to stay outdoors in the night. The man concealed to go to the town. अब देखो ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ मेन वर्ब्स यूज हुए हैं, उन मेन वर्ब्स के बाद में कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज हुए हैं। एक बार पढ़ो इन्हें और समझो क्या वो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर सही लिखे हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर गलत हो तो उन्हें सही भी करो। हिले हुए, देखो कैसे एकदम से ऊपर देखा। तेरे को कैसे पता, तेरे से कहा गया होगा हिले हुए? अच्छा नहीं देखा ऊपर तूने? अच्छा अच्छा, ये देख रहा था किसको बोला है। अरे वाह, हाँ। इधर आ। अवॉइड हम क्या करते हैं? जो हो गया, जो होगा, या जो हो रहा है? जो होगा उसे अवॉइड करोगे। तेरी शक्ल से मुझे लग रहा था तू टेढ़ा आदमी है। इधर आ।
मान लो तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में कहीं पे रोड टूटा हुआ है, ठीक है, उसको जंप करना पड़ेगा पार करने के लिए। तो तुम जंप कब करोगे? जब वो आ जाएगा टूटा हुआ रोड, या जब निकल जाएगा उसके बाद, या जब नहीं आया होगा तभी? तभी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अवॉइड क्या करोगे? जो कल होगा वो, जो कल हो गया वो, जो आज है वो। हाँ, जो कल होगा उसे अवॉइड करोगे। आज? तो अभी तो तू बोल रहा था जो बाद में होगा उसे अवॉइड करेंगे। अच्छा, आज होगा, मतलब अभी तुम कुतर्क कर ही रहे हो, आ जाओ। यही होती है लर्नर की पहचान। एक होता है ना, तुरंत पता चल जाता है उसको मेरे से गलती हुई है, वो सुधारने लगता है, और हिला हुआ होता है उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे से गलती हो रही है। वो उसको अपनी गलती को जस्टिफाई करता रहेगा, कुतर्क देता रहेगा। मान ली एक नदी है और तू कहीं जा रहा है रास्ते में, अब ये नदी है, अब तैर के पार करनी है, कब तैरेगा? नदी के आने से पहले ही, निकल जाने के बाद, या जब नदी आई जाएगी तभी? फिर से पूछ रहा हूं, अवॉइड क्या करेगा? जो है, जो था, या जो होगा? जो है। तो अंकल पहले ही मान लेते ये बात। अब देखो, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई चीज कल होनी है तो आज तो हम उसको अवॉइड करने से रहे। अगर कल होगा वो काम तो कल ही देखेंगे अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, जो हो चुका तो उसको तो खैर कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। हम अवॉइड करते हैं हमेशा उन चीजों को जो उस समय जब अवॉइड किया जाना है वो एग्जिस्ट कर रही हो। अब वो हमारी चॉइस होती है, या तो अवॉइड करो या मतलब उसको फेस करो। तो मेन वर्ब के साथ होने वाले एक्शन जेरंड, तो इसको ऐसे लिखो, मेकिंग। तो अवॉइड हम करते हैं वो जो है। जो होगा उसे भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता जो होगा उसे अवॉइड। ठीक है। अच्छा, जो हो गया उसको तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं इस पे, फिनिश हम क्या करते हैं? जो हो गया, जो होगा, या जो है, ये दोनों एक ही टाइप के लिख दिए गलती से, अरे ध्यान नहीं दिया। चलो खैर कोई नहीं, अब तो लिखेगा। फिनिश भी हम वही करते हैं जो हो रहा हो। मान लो जो हो रहा है उसको या तो फिनिश करो या कंटिन्यू करो, मेन वर्ब के साथ का एक्शन जेरंड। फिर हमने लिखा क्लेम। क्लेम हम कब क्या करते हैं? जो हो चुका है या जो होगा? हो चुका। मान लो हमने सॉल्व कर ली पजल को, हमने क्लेम कर लिया कि ऐसा हो गया। तो हो चुके इवेंट्स जो है या तो परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सॉल्व्ड, या फिर जेरंड सॉल्विंग। नेक्स्ट देखो, सम पीपल कंप्लेन टू गेट नो रिप्लाई। कंप्लेन हम क्या करते हैं? जो हो गया, जो हो रहा है, या जो होगा? जनरली तो हम कंप्लेन करते हैं उन चीजों को जो हो चुकी होती हैं। कई बार हम कुछ ऐसा भी कंप्लेन करते हैं जो हो रहा होता है, लेकिन ज्यादातर वही कंप्लेन किया जाता है जो हो चुका है। अब चाहे हो रहा है या हो चुका है, दोनों ही सिचुएशन में लिखना जेरंड पड़ेगा। गेटिंग। डिसाइड हम क्या करते हैं? जो हो गया, जो होगा, या जो है? होगा। डिसाइड करते हैं पहले, काम होता है बाद में, तो इन्फिनेटिव टू मेक। फिर हमने लिखा माई अंकल डजेंट माइंड। माइंड हम क्या करते हैं? जो था, जो होगा, या जो है? अबे माइंड क्या करते हैं? जो था या जो होगा या जो है? जो है। या तो उसे माइंड करो या इग्नोर करो। तो साथ का एक्शन जेरंड। तो मेन और के साथ का एक्शन जेरंड, बाद का एक्शन इन्फिनेटिव। पहले का एक्शन या तो परफेक्ट इन्फिनेटिव या जेरंड। दे होप्ड। अब होप जो भी करेगा तो वो काम बाद में ही होगा, बाद में होगा तो इन्फिनेटिव। फिर हमने लिखा आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं? जो था, जो है, या जो होगा? जो है। एक्सपीरियंस हम वही कर सकते हैं जो उस समय हो जब उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, साथ का एक्शन जेरंड। द मैन कंसील्ड। कंसील का मतलब कीप बैक, छुपा लेना। क्या छुपा लिया होगा उसने? जो हो चुका वो, जो होगा वो? जो हो चुका वो। तो या तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखो टू हैव गॉन, और नहीं तो लिखो गोइंग। तो अगर हमें कभी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना पड़े किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए जो मेन वर्ब के साथ हो रहा है, तो जेरंड। बाद में होगा तो इन्फिनेटिव, पहले ही हो चुका तो परफेक्ट इन्फिनेटिव या जेरंड। अगला देखो, दे एंजॉयड नथिंग बट, नथिंग बट प्लेइंग चेस। एक मिनट, प्लेइंग मत लिखना, पहले पहले लिख लो टू प्ले। नथिंग बट
टू प्ले चेस। दूसरा, दे वांटेड नथिंग बट प्लेइंग चेस। तीसरा, दे डिड नथिंग बट टू प्ले चेस। अब देखो यहाँ पे जो हमने मेन रोल लिखे ना वो एंजॉयड है, वांटेड है और डिड है, और तीनों ही ट्रांसिटिव वर्ब में। तो अगर ये तीनों ही ट्रांसिटिव वर्ब में तो कहीं ना कहीं हम इनके लिए ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। ये फिलहाल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स इनके ऑब्जेक्ट हैं। अब हम देख रहे हैं उन नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले हमने एक एडवर्ब फ्रेज लिख रखे नथिंग बट। नथिंग बट एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है जस्ट। नथिंग बट ये जो फ्रेज है ये एक इडियम होती है और इसका मतलब होता है जस्ट, ओनली। जब हम इसका यूज किसी एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ या एडवर्ब के साथ करते हैं तब ये एडवर्ब होता है। अगर किसी नाउन वगैरह के साथ लिख देते हैं तब ये डिटर्मिनर होता है। फिलहाल में यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि इसका यूज हम वर्ब के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ओनली। अब ये बीच में हमने लिख दिया मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में, केवल कंफ्यूज करने के लिए। बाकी वो जो नॉन फाइनाइट की फॉर्म हमें यूज करनी है ना, वो हमें मेन वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अभी हमने पढ़ा कि एंजॉय के साथ जो भी हम एक्शन लिखते हैं वो साथ में हो रहा एक्शन होता है, साथ में हो रहा एक्शन होता है तो उसको जेरेंट फॉर्म में लिखा करो, प्लेइंग। अच्छा, वांट वर्ब जो होती है वो हमारी विश को एक्सप्रेस करती है। अब जो भी हम विश करते हैं वो काम बाद में होता है, बाद में होता है तो इन्फिनेटिव लिखा करो। तो अगर मान लो हम कभी नथिंग बट वगैरह लिख भी लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगी वो अपने मेन वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगी कि उसका और मेन वर्ब का रिलेशन क्या है, मतलब उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, साथ में होने वाले इवेंट है या पहले बाद में होने वाले इवेंट है। तो यहाँ पे हमने एंजॉय के साथ प्लेइंग लिख दिया, वांट के साथ में इन्फिनिटिव लिख दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब हमने लिखे ना वो डिड है, ठीक है। अच्छा, डू की फॉर्म्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उनके साथ दूसरी वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में लिखा करो। तो इसको लिखो प्ले। तो नथिंग बट के बाद में हम बेस फॉर्म भी लिख लेते हैं अगर उससे पहले डू की फॉर्म लिखी हो तो, इसका ध्यान रखना। सो इसको लिखो दे डिड नथिंग बट प्ले चेस। एक क्वेश्चन और देखो, आई डिड नथिंग बट आई डिड नथिंग बट sang all the time। I did nothing but sang all the time। देखो तुम में से जो बच्चे यूपी बोर्ड के रहे हैं उन्होंने एक पोएट्री में पोएम पढ़ी होगी, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। द एंट एंड द ग्रास हॉपर पढ़ी? अबे पढ़ी? पता नहीं बेचारे देहातियों को क्वेश्चन आंसर याद करने में लगे पड़े हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा मौका गंवा दिया जिंदगी का। खैर, तो डब्ल्यू एस मॉम की एक पोएम है, पोएम का एक फेबल है, ठीक है, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। उसमें क्या होता है कि सर्दियों का मौसम आने वाला होता है। हाँ, क्या होता है? नहीं, बोल बोल। जब दूसरा बोल रहा होगा तब बीच में बोलोगे। तुम्हें कोई शऊर सिखा देता ना तो तुम लोग पढ़ लिख जाते। तुम्हें शऊर सिखाने से लोग चूक गए, सब्जेक्ट सिखाते रह गए, शऊर सिखाना था। हाँ, तो एमपी बोर्ड से होगा, मान लो पढ़ी होगी तो बता दो। मैं तो एमपी में जाके नहीं पढ़ा, मैं तो यूपी में ही पढ़ा, तो मुझे तो वहीं की बताए। हाँ, क्या है कहानी बता। हाँ हाँ, मजे मारता है, सही है। हाँ, ये एमपी वाले तो भैया कभी सुधर जाएं, दुनिया सुधर जाएगी। साउथ अफ्रीकी सुधर जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। जमैका के लोग सुधर गए। हाँ, फिर क्या होता है, मजे मार रहा होता है, फिर क्या होता है उसके बाद? हाँ हाँ हाँ, फिर क्या करता है बाद में? क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। अरे वाह, ठीक। फिर तो बहुत सही बात है, कहानी खत्म हो गई। अबे हिले हुए, अगर मान लो कहानी इतने पे ही खत्म हो गई तो काहे की कहानी? इसमें कुछ समझ में तो आया नहीं।
देखो मैं 1 मिनट लूंगा, ऐसे ही बता देता हूँ क्या होगा। एंट ऑन द ग्रास ऊपर जो कहानी है ना, इसमें ये जो इसने शुरुआत की वो तो खैर ठीक है कि सर्दियों से पहले का मौसम होता है, ठीक है, सर्दियां आने वाली होती हैं और सारे जानवर जो होते हैं वो अपना फूड स्टॉक कर रहे होते हैं, खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में हर तरफ बर्फ पड़ जाती है और खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो अवेलेबल नहीं रहती। तो जो चींटियां होती है ना, दे लेबोरियस क्रिएचर, दे आर लेबोरियस क्रिएचर, मतलब मेहनती होती हैं, तो वो अपना खाना वगैरह इकट्ठा कर रही होती हैं। अच्छा, और टिड्डा जो होता है ग्रास ऊपर, जैसा कि इस बच्चे ने बताया, मजे मार रहा होता है, ठीक है, घूम रहा होता है, अपना गाना बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, चींटियां अपना काम कर रही हैं। जो खुद काम नहीं करेगा ना, वो मेहनती आदमी को कमेंट भी बहुत करता है, तो उसको कहता है चींटियों से, अरे तुम काम कर रहे हो, काम वाला मौसम नहीं है, ऐसा नहीं, फायदा नहीं, ठीक है, उल्टा सीधा बात अपनी। चींटियां उसको मतलब डांट देती हैं कि तू अपना काम कर, हमें अपना करने दे। खैर कहानी आगे बढ़ती है। देखो पता है क्या, सबको पता है कि ना कहीं ऐसी चींटियां रही होंगी, ना कहीं ऐसा टिड्डा रहा होगा, ठीक है, सबको पता है बकवास है, ठीक है, मतलब सच तो नहीं है, कम से कम बकवास हो या ना हो, लेकिन सच नहीं है। लेकिन जितनी भी ये मोरलिटी वाली चीजें होती है ना, ये कहानियों के थ्रू ही समझाई जाती हैं। कहानियों के थ्रू क्यों समझाई जाती हैं? अगर आप सीधा किसी को ज्ञान देना चाहोगे ना, तो वो लेने को तैयार नहीं है। वो कहेगा हम तुमसे बड़े वाले ज्ञानी, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, हम तो खुद ही जानते हैं तुमसे ज्यादा। तो वो सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। अच्छा, जो सुनेगा नहीं वो समझेगा भी नहीं, जो समझेगा भी नहीं वो मानेगा भी नहीं, जो मानेगा नहीं वो फिर कभी अप्लाई भी लाइफ में नहीं करेगा। तो सारी चीजें जो है ना मोरलिटी वाली, वो कहानियों के थ्रू ही पास की गई एक से दूसरे तक। कहानियों में क्या होता है, आदमी का इंटरेस्ट रहता है ना, तो कम से कम कहानी तो सुन ही लेता है, ज्ञान नहीं सुनेगा, कहानी सुन लेगा। अगर उसके अंदर कोई स्कोप होगा डेवलप होने का, या कोई मतलब अंदर संस्कार होंगे, तो वो तुम्हारी बात को जो उसने कहानी के थ्रू सुनी है कभी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा, समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, तो फिर उसको मानेगा भी, उसके हिसाब से चलेगा भी। लेकिन पहली जरूरी चीज है कि वो सुने तो सही। अब वो सुने ही ना, तब तो बात ही खत्म हो गई, बीज ही खत्म हो गया फिर तो, ठीक है। तो ये कहानियां वानियां सब इसीलिए होती हैं कि आदमी को वो जो नॉलेज की बात है ना, वो आप उसको दोगे कैसे, ऐसे तो वो ढीठ होता, सुनेगा ही नहीं। तो कहानियों के थ्रू समझाया, तो खैर कहानी है, बस ऐसे ही है। अब क्या होता है, सर्दी आ जाती है, हर तरफ बर्फ पड़ गई, कहीं पे खाने को कुछ नहीं है। अब बाकी तो जानवर होते हैं, उन्होंने अपना इकट्ठा कर रखा होता है, ठीक है, खा रहे होते हैं अपने मजे में, ठीक है। अब चींटियां मजा मार रही होती हैं, ठीक है, अब वो टिड्डा परेशान बेचारा। अब उस टिड्डे के पास कुछ खाने पीने को नहीं। अब वो सोच रहा है ऐसे तो मर ही जाएंगे, 4-6 महीने की अगर सर्दी है, जब तक गर्मी आएंगी तब तक तो यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसको ये याद आता है कि हाँ, चींटियों ने खाना इकट्ठा कर रखा है, चलो उन्हीं से चल के मदद मांग लेते हैं। चींटियों के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, चींटी दरवाजा खोलती है, कहता है बहना, हम तो मर जाएंगे भूखे, ठीक है। और क्या, हेकड़ी निकल जाती है, जब जान पे आती है ना, तो आदमी की हेकड़ी निकल जाती है। फिर मरता क्या ना करता है, तो जाके कहता कहता बहना, अब हमारी थोड़ी मदद करो, नहीं तो हम तो मर ही जाएंगे। तो चींटियों की रानी पूछती है, कहती है अभी टिड्डे क्या हो गया, क्यों परेशान है? तो बताता कहता मेरे पास तो खाना ही नहीं है, ठीक है। तो चींटियों की रानी ने कहा कि जब लोग खाना मतलब इकट्ठा कर रहे थे, सबको पता है कि मौसम एक सा नहीं रहता, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, मौसम का मतलब यहाँ पे जीवन की परिस्थिति समझना। हमेशा जिंदगी में खुशहाली भी नहीं रहती, बुरा समय भी आएगा, ठीक है, तो अच्छा समय भी आएगा। तो अच्छे समय को इतना बर्बाद मत कर लेना कि कुछ इकट्ठा ही ना करो, फिर बुरे समय में चटनी बन जाए। तो अगर ईश्वर ने मौका दिया है मेहनत करने का और अच्छा मौका दिया है, तो उस अच्छे मौके को इतना तो उसका फायदा उठा लेना है कि जब बुरा समय आएगा तो उस समय सर्वाइव कर जाओगे, नहीं तो बदले तब चटनी ही बन जाए। मतलब कहानी की शिक्षा यही है। तो बताता है, कहता है कि उस समय जब सारे लोग खाना इकट्ठा कर रहे थे, तो वो ये बताता है, आई डिड नथिंग बट sang ऑल द टाइम, मैं तो गाते गा रहा हर समय। पढ़िए कहानी। पढ़ने वाले बहुत हैं, मानते नहीं है, ये सोचते हैं कि अगर मैं कह दूंगा मैंने पढ़ी है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिर हम डर रहे हैं, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं। तो तब ये कहता है कि मैं सारे टाइम गाने गाता रहा, मैंने काम ही नहीं किया, खाना इकट्ठा ही नहीं किया। तो वो चींटी उसको बड़ा क्लासिकल आंसर देती है। वो उसको कहती है नाउ गो एंड डांस। वो उसको बड़ा क्लासिकल आंसर देती है। वो उसको कहती है कि जब काम का टाइम था तब तो तुमने गाना गा के काट लिया, ठीक है, अब मुसीबत का टाइम है, अब अपना डांस करके काट लो, तुम्हें काम तो करना ही नहीं, ना तुम अच्छे टाइम में काम करोगे ना बुरे टाइम में काम करोगे, तुम मौज करो, जाके भागो यहाँ से, भगा देती है। फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर उस टिड्डे का क्या होता है, वो मरता है, ससुर बचता है, उसका कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर टाइम अच्छा है ना, तो उसको बर्बाद मत करो, ठीक है। कुछ तो इतना कर लो कि जब बुरा समय आएगा तो उस समय दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और मर नहीं जाओगे, जिंदा रहोगे। खैर, समझ तो तुम गए हो इसमें क्या करना है। तो इसको सिंग लिखो, आई डिड नथिंग बट सिंग ऑल द टाइम। अभी जो सिंग हमने लिखा ना, बेयर फॉर्म का इन्फिनिटिव है। चलो बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए सभी को बाय।